हेलो बच्चों, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्लास 12th में आ गए हैं। बच्चों, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का आना कितना ज़रूरी है ये बात आपको भी पता है। और कई बार मैथमेटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों को कि वो फिजिक्स अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड लगने का रीज़न जो ये है, या फिर दूसरी भाषा में ये कहूँ कि आपकी क्लास 12th में जितनी भी फिजिक्स है वो सारी फिजिक्स समझने के लिए, जितनी भी मैथमेटिक्स है, आप वो सारी क्लास 11th में, सारी नहीं तो काफी हद तक क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो बच्चे इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो क्योंकि आप अब क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, तो अभी हम सारी मैथमेटिक्स जितनी भी है उसको हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले उस सारी मैथमेटिक्स को हम एक बार देखेंगे। ज्यादा नहीं होगा, 1 से 2 से 3 लेक्चर में आप अपनी सारी मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे। और हम कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं जाएंगे, हम उतनी मैथमेटिक्स करेंगे जितनी आपको आसान लगे और जितनी जितने से आपके फिजिक्स हो जाए क्लास 12th की पूरी। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए क्लास 12th की फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए, वो ऐसे है बच्चों। जैसे सबसे पहले तो आपका वेक्टर्स हो गया, वेक्टर्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वेक्टर्स। सेकंड हो गया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और थर्ड हो गया इंटीग्रेशन। वेक्टर्स और डिफरेंशिएशन लिटिल बिट इजी है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आती है, सारे रटते हैं क्लास 12 फिजिक्स में। अभी आपने देखा भी होगा, रिजल्ट आया क्लास 12 का, काफी बच्चे फेल भी हो गए हैं। तो आप घबराइए मत, आप उन बच्चों में से नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बस सबसे पहले मतलब फिजिक्स को आपको मास्टर करना है क्लास 12 की, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स इतनी आनी चाहिए। और उस मैथमेटिक्स को हम सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, और इंटीग्रेशन जो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती है उसको हम बहुत अलग तरीके से समझेंगे कि इंटीग्रेशन का रियल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर सबसे पहले होता क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी होती है वो दो तरह की होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी जिसको आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना, मतलब माप सकते हैं, मेजर करना। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो तरह की होती है। नंबर वन इज स्केलर और नंबर टू इज वेक्टर। तो इसी वेक्टर को हमको पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं स्केलर वेक्टर होता क्या है। तो स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मतलब मैग्नीट्यूड ओनली। ये जो हम सीरीज कर रहे हैं बच्चों, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगेन इसमें से पेपर में डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं आएगा। लेकिन पूरी फिजिक्स जो आप क्लास 12 की पढ़ने वाले हैं उसमें जितनी भी मैथमेटिक्स लगेगी हम उसको पढ़ेंगे। तो ज्यादा हम फॉर्मूला वगैरह पे, मतलब फॉर्मूला पे फोकस करेंगे, इतनी थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास अभी हम देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो यहां लिख लेते हैं फिलहाल, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड होता क्या है। आप कोई भी क्वांटिटी बोल दीजिए, जैसे कि पेन, पेन का वजन है 100 ग्राम। तो ये मैग्नीट्यूड मतलब हो गया वो 100, वो मैथमेटिकल नंबर, जैसे 100 वो मैथमेटिकल वैल्यू, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। समझ आया? तो यही है मैग्नीट्यूड। तो स्केलर वो क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब हम थोड़ा और बेटर इसको समझते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ओनली। सपोज आपके पास कोई एक मास है, मतलब कोई एक ऐसा सिलेंडर है छोटा सा, ऐसी शेप का। ठीक है, ये इसका, आपने इसको वेट किया और इसका जो मास आया वो आया 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। अब बच्चों आपने इसको भी सीधा रख रखा, अगर आप इसको उल्टा के रख दे या फिर टिल्टेड रख दे, ऐसे रख दे, ऐसे पलटा दिया आपने, इसको लेटा दिया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब आप इसका मास मेजर कीजिए, तो क्या आएगा? 2 किलोग्राम ही आना चाहिए, है ना, 2 किलोग्राम ही आना चाहिए ऑब्वियसली। आप इसको पलटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए,
अब क्या आना चाहिए मास? क्या बढ़ जाना चाहिए या घट जाना चाहिए? नहीं, अब भी 2 किलोग्राम आना चाहिए, है ना? तो ये आपने क्या चीज समझी कि वो क्वांटिटी जो जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आप जैसे भी रख दीजिए उसको, उसका मास हमेशा 2 किलोग्राम ही आना है। तो इसका मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, अगर सपोज आपके पास एक बॉल रखी है ऐसे, अब आप उसमें लगाते हैं कोई फोर्स, फोर्स आपने लगाया इस डायरेक्शन में, बच्चों बॉल कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही, बॉल इधर जाएगी, है ना? बॉल ऐसे चली जाएगी। अब बॉल इनिशियली रेस्ट पर थी, आपने इधर ऐसे फोर्स लगाया, बॉल आगे चली जाएगी। तो ये हमने क्या लगाया? फोर्स। मान के चलिए दूसरी सिचुएशन में, सपोज अब बॉल यहां पर रखी है, अब आप फोर्स लगाते हैं इधर, पहले आपने उधर लगाया था, अब आप लगाएंगे इधर, तो बॉल क्या वैसे ही जाएगी जैसे पहले गई थी? नहीं ना, बॉल किधर जाएगी अब? बिल्कुल सही, इधर जाएगी बॉल। बॉल इधर जाएगी, इससे हमको क्या समझ आया? इससे हमको ये समझ आया कि फोर्स जो हमने लगाया वो इतना तो मैटर करता है कि हमने कितना लगाया। जैसे कि सपोज मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तो बॉल आगे जा रही थी, इधर भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉल आगे गई। इस पे तो डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लगाया, लेकिन बॉल की जो वेलोसिटी थी वो और किस पे डिपेंड की कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। अब देखो, इस डायरेक्शन में लगा था तो बॉल इधर गई, इस डायरेक्शन में लगा तो बॉल इधर गई। बॉल के ऊपर होने वाला इफेक्ट दोनों केस में अलग अलग था। तो वही है कि ये फोर्स यानी कि ऐसी क्वांटिटी है जिसका केवल मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, केवल मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, उसके साथ साथ एक चीज और है जो जरूरी होती है, वो है डायरेक्शन, है ना? फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समझ आया आपको कि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब ये तो हमने देख लिया कि वेक्टर होता क्या है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। तो यहां लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे अब हम। किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो के साथ, ठीक है? जिसमें वो जो एरो होती है उसको आप ऐसे कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे सपोज ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है? ध्यान रहे, वेक्टर क्वांटिटी जब भी आप लिखें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर फोर्स, बस वो ऐसे नहीं लिखते, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। हमेशा एक एरो लगा देते हैं, क्या बताने के लिए? कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एरो क्यों लगाते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बताने के लिए। समझ आया? तो वही चीज है, इस वेक्टर का नाम है ए। और अगर आपको सपोज इनिशियल पोजीशन जैसे कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता है पी, तो यहां से यहां एक वेक्टर अगर है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वेक्टर है ओ पी, ओ से पी जा रहा है इसलिए ओ पी। अगेन एक चीज ध्यान रखनी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर आपको एरो लगा देना है। तो ये जो हमने वेक्टर देखा ये है रिप्रेजेंटेशन, किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी वेक्टर अगर आपको दिखाना हो तो आप सिंपली एक एरो के साथ दिखा देंगे। समझ आया? तो इस एरो में बच्चों ये जो लेंथ होती है, लेंथ मतलब लंबाई, वो क्या दर्शाती है, क्या शो करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगेन मैग्नीट्यूड क्या था बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वो मैथमेटिकल वैल्यू, उसका साइज। जैसे कि आपकी हाइट सपोज 5 फुट 4 इंच है, तो मैं पूछूंगा आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 फुट 4 इंच, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5 फुट 4 इंच, मतलब 5 4 इसमें मैग्नीट्यूड हो गया। समझ आया? और अगेन तो लेंथ क्या है? इस ये जो हमने एरो दिखाया इसमें जो लेंथ होती है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और जो एरो होता है, एरो वो क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो क्या होता है, किसी भी एरो को दिखाते वक्त हम एरो इससे वेक्टर को दिखाते वक्त रिप्रेजेंट करते हैं उसको एरो से, जिसमें जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड होता है और एरो उसकी डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो यही था, यहां हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड। आपको पता पड़ गया कि किसी भी वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, वी वेक्टर, ए वेक्टर, एफ वेक्टर, ये सारे क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसे मालूम हमको? क्योंकि इनके ऊपर हमने वेक्टर लगा रखा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, सपोज वी वेक्टर की बात करते हैं हम, तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हम शो करते हैं
वो ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये हमने जो साइड में दो बार लगा दी, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है केवल इसका। अभी अब हमने जब ये बार लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, तो अब हम उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। यानी कि अगर मैं बोलूं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो बस आपको बता देना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है 10 न्यूटन का, समझ आए। लेकिन अगर मैं बोलूं फोर्स फोर्स बताओ कितना लग रहा है यहाँ पर, तो आपको पूरा पूरा चीज बतानी है। 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट वर्ड है ना। लेकिन बस मैं बोलूं मैग्नीट्यूड, तो आपको मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाना है बार लगा के, समझ आया। तो ये था। अब और आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर बच्चों आपका एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो होमवर्क भी आपको मिलेगा तो उसको करना है आपको। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर, ट्रायंगल लॉ में हम दो वेक्टर की बात करते हैं। आपके पास अगर दो वेक्टर हो तो उनको आपको ऐड कैसे करना है, ऐड क्यों करना है पहले इसको समझते हैं। सपोज जल्दी से देखते हैं ऐड हमें करना क्यों होता है। सपोज ये बॉल है, मैं बोलूंगा बॉल पे पहले फोर्स लगा था इधर 10 न्यूटन का, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर से जब यहां से यहां बॉल यहां से यहां आ गई, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर अगेन 10 न्यूटन का फोर्स लगा। तो बताओ बॉल पे नेट फोर्स कितना लगा, ठीक है। तो यहां पर एक वेक्टर ये रहा फर्स्ट, दूसरा वेक्टर ये रहा सेकंड। तो इन दो वेक्टर को आपको जोड़ना होगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि बॉल का एक्चुअल पाथ क्या हुआ या बॉल पे नेट फोर्स कितना लगा। तो आप ऐसे जोड़ेंगे, इसलिए हमको यहाँ पर जरूरत पड़ती है वेक्टर्स को ऐड करने की। तो अब हम देखेंगे ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने का जो लॉ है उसको बोला जाता है ट्रायंगल लॉ। एक दूसरा लॉ भी होता है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन अभी हम वेक्टर का पूरा वो नहीं कर रहे कि हमको वेक्टर में मास्टरी करना है। अभी हम उतना पढ़ रहे हैं जितना हमको क्लास 12th में मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट हो। तो यहां पर सपोज एक वेक्टर है आपके पास ए, दूसरा वेक्टर है बी। अब मैं आपको बोलूं इन दो वेक्टर को ऐड करो, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर का टेल रख देना है। याद रखना है इस रूल को, हेड ऑफ वन वेक्टर टू टेल ऑफ हेड ऑफ वन वेक्टर टू टेल ऑफ अनदर वेक्टर। मतलब इसके हेड से, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल लगा देना है। ध्यान रहे किसी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलनी। जैसे कि एक वेक्टर आपको ऐसे दे रखा है, तो आप इस वेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब आप इस वेक्टर को ऐसे कर दीजिए, यहां से यहां ले जाइए, यहां से इधर ले जाइए, मतलब ये नहीं, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको आप ऐसे 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 इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज आप नहीं कर सकते वो ये है, इसका ओरिएंटेशन नहीं बदलना। मतलब जिस एंगल पे ये यहाँ है ऐसे थीटा एंगल, वो एंगल नहीं बदलना। इस वेक्टर को आपको ऐसे नहीं कर देना है, इस वेक्टर को आप ऐसे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन रोटेट नहीं कर सकते, समझ आया। तो बिना रोटेट किए, बिना उसका ओरिएंटेशन चेंज किए, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखना है। यानी कि ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को उठा के मैं यहां रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, एज इट इज है, डायरेक्शन और लेंथ दोनों सेम है। यानी कि ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, इसके हेड पर दूसरे का टेल रख रहे हैं। एक चीज और बच्चों जो मैंने यहाँ मिस कर दी, वो ये कि ए वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर है, वो भी आएगा उसके एरो। तो यहाँ ए वेक्टर ये रहा, दूसरा इसके हेड पर इसका टेल, यानी कि ये ऐसे, ये रहा बी वेक्टर। अब क्या करना है, जो आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है वो ये कहता है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जैसे कि आपने एग्जाम दिया तो आपका रिजल्ट आया कुछ, वैसे ही एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से जब जुड़ता है तो उसका एक रिजल्ट आता है, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका जो होगा यहाँ पर, वो होगा पहले वाले के टेल से, ये वाला टेल नहीं, जो उसके हेड से कनेक्टेड है वो टेल नहीं, पहले वाले का टेल, यानी कि यहाँ ये वाला टेल, इसके टेल से दूसरे वाले के हेड पर आपको मिला देना है। ठीक है, ये जैसे मैं ढंग से बताऊं,
दूसरे पेन से, ये ऐसे मिला देना है। तो ये जो नया वेक्टर आया, ये है आपका दोनों वेक्टर का सम, यानी कि a प्लस बी। समझ आए? तो a प्लस बी वेक्टर आपका ये है। तो अब आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, फाइंड a प्लस बी, ये आपको करके दिखाना है। तो इसमें है, मैं फर्स्ट ए 1a लिख देता हूं। इसमें है एक वेक्टर a ये रहा, बी वेक्टर ऐसे है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, या फिर मैं 1b बोल देता हूँ इसको। 1b आपका ऐसे हो गया कि a वेक्टर ये रहा और b वेक्टर है ऐसे। आपको ये भी करके दिखाना है। c पार्ट है इसका, 1 का c ये है कि a ये रहा और b ये है। ठीक है, तो ए बी ये है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे मैंने किया, एक का हेड पे दूसरे का टेल रखना है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि किसके हेड पे किसका टेल रखें, जो मन में है आपके। जैसे मैंने यहाँ पर ए के हेड पर, हेड और टेल तो आप समझ रहे हैं ना, एरो जहाँ खत्म हो रहा है यानी कि एरो के पास, उसको मैं हेड बोल रहा हूँ। और जो उसकी पूंछ है सबसे पीछे, यानी कि ये उसका टेल है। तो किसी के भी हेड पे आप किसी का भी टेल रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए के हेड पर बी का टेल रखा था, अगर लेट्स से मैं यहाँ बी के हेड पर ए का टेल रखता हूं तो देखते हैं तब क्या होता है। बी के हेड पर, यानी कि ये मैंने बी बनाया है ना, और एक का टेल रखूंगा मैं, यानी कि ये रहा ए। अब मैं क्या करूंगा, सेम चीज करूंगा, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले का हेड, यानी कि यहां से ये, देखो ये दोनों सेम आया, ये भी क्या है, बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, दोनों चीज है। ये ए बी प्लस ए प्लस बी के बराबर होता है। तो देखो ये जो मैंने यहाँ फर्स्ट केस में बनाया था वो सेकंड वाले के इक्वल आया, एकदम बिल्कुल आया है ना। तो ये कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि किसके हेड पर किसका टेल रखें। कुछ भी रखिए, आपका आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आना है। तो ये आपका होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क। अब आगे बढ़ते हैं हम। लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब बच्चों जो हमने ये तो देख लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर दिखेगा कैसे, कैसे देखा हमने ये कि एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको ऐसे बना देना है। क्या अभी तक हमने बात की कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना लंबा होगा, एग्जैक्ट उसकी लेंथ कितनी होगी, हमने ये तो बात नहीं की ना। बस हमने देखा यहां से ऐसे जाएगा, लेकिन हमको देख के मालूम तो नहीं पड़ा ना कि लेंथ कितनी होगी उसकी। तो अब हम वही निकालेंगे। तो सपोज एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर ये। अभी इसका रिजल्टेंट हमको निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले इसका ट्रायंगल लॉ लगा के देखेंगे कि वो आता क्या है, बाद में उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ए वेक्टर ये रहा, अगेन ए, इसके हेड पे उसका टेल रखना है आपको, तो यानी कि ऐसे, ये किया। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यहां से यहां, मतलब यहां पर आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी होगा। तो बच्चों जो a प्लस बी है उसको अगर मैं मान के चलते हैं, r नाम दे देता हूं। ठीक है, r मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के, है ना। वही चीज, मतलब इसी चीज को मैंने लिख दिया फिर से। रिजल्टेंट वेक्टर की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ये पूरे में। तो ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है क्लास 12 में, एक आधी जगह है, मतलब हद से हद, उसके अलावा इसका यूज है नहीं, पर आप समझ सकते हैं इसको, फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपका फॉर्मूला है। ए और बी क्या है, इस ए और बी जो इनिशियल वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड है, मतलब जहां ए लिखा है बस वहां आपको समझ जाना है कि उसका मतलब है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक ही चीज है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों।
नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव बस क्या होता है, पहला वाला वेक्टर मतलब जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं उतना ही मैग्नीट्यूड का एक नया वेक्टर विद अपोजिट साइन, विद अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर, तो मैं बोलूंगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, यानी कि माइनस ए वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर बस इतना ही लंबाई का जितनी लंबाई इसकी है, तो माइनस ए वेक्टर इतना ही लंबा एक वेक्टर होगा विद अपोजिट साइन, मतलब ए का अपोजिट डायरेक्शन, बल्कि एक ही डायरेक्शन इधर है तो माइनस ए की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। समझ आया? तो वही है, कोई भी वेक्टर आप ले सकते हैं, सपोज सी वेक्टर है इधर, तो माइनस सी वेक्टर किधर होगा, माइनस सी वेक्टर बस इधर होगा, इधर के उस डायरेक्शन के साथ। समझ आए? पी वेक्टर, पी वेक्टर ये रहा, जैसे पी वेक्टर ऐसा दिखता है कुछ, तो माइनस पी वेक्टर कैसा दिखेगा, एकदम हूबहू इतना ही लंबा विद अपोजिट डायरेक्शन। समझ आया? तो यही था, बहुत इजी है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमने क्यों सीखा, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हमको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या फिर वेक्टर्स बिल्कुल एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह है। क्या थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है, जैसे कि सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए,